हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की चल रही है रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक कंपनी का वो जुगाड़ है जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए जरूरी फंड्स को मैनेज करता है। ये करंट एसेट जैसे आपके कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल और करंट लायबिलिटीज जैसे अकाउंट पेएबल के बैलेंस के बारे में है। अगर ये ठीक से मैनेज नहीं हुआ तो कंपनी कैश क्रंच में फंस सकती है या सप्लायर के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं। दूसरी तरफ डिविडेंड डिसीजन डिसाइड करता है कंपनी अपने प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स के साथ डिविडेंड के रूप में शेयर करे या री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन करे। ये दोनों एक साथ कंपनी की लिक्विडिटी, ग्रोथ और शेयर होल्डर वैल्यू को चीजें शेप करती हैं। बेसिकली जो अब हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। की टूल्स की बात करें, मिलर ओआरआर मॉडल, जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी, एबीसी, एफएसएनडी, वेद एनालिसिस, रीऑर्डर लेवल, इनको डिस्कस करेंगे। अप्रोचेस में अपनी अग्रेसिव अप्रोच और ट्रेड ऑफ प्लान देखेंगे। डिविडेंड डिसीजन में मोतीलाल मिलर थ्योरी और अजम्पशंस को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले जो नंबर फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल वो फंड्स हैं जो एक कंपनी अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज करती है। ये करंट एसेट लाइक आपका कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल एक्सेट्रा, उसमें से आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो जो आपके अकाउंट पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स का ये है। ये यानी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? नंबर वन, लिक्विडिटी इंश्योर करती है कंपनी के पास इनफ कैश है डेली एक्सपेंसेस के लिए, सप्लायर की पेमेंट्स के लिए या इमरजेंसीज के लिए। सेकंड, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्मूथ सप्लाई चेन और कस्टमर सर्विस के लिए ये बहुत जरूरी है। थर्ड, फाइनेंशियल हेल्थ, पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से कैश फ्लो इश्यूज या बैंकरप्सी का रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर वन, कैश मैनेजमेंट, कैश इनफ्लोस और आउटफ्लोस का बैलेंस। सेकेंड आती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक लेवल्स ऑप्टिमाइज करना। थर्ड, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, क्रेडिट सेल को जल्दी कैश में कन्वर्ट करना। अकाउंट पेएबल मैनेजमेंट, सप्लायर के साथ पेमेंट के टर्म्स का जुगाड़ करना। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स का अरेंजमेंट करना। अब इनको हम डिटेल में करेंगे। नंबर वन से स्टार्ट करते हैं, कैश मैनेजमेंट। व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कंपनी के पास एडिक्वेट कैश हो डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, सप्लायर की पेमेंट्स के लिए और अनएक्सपेक्टेड नीड्स के लिए। इसमें बेसिकली आप ऑप्टिमाइज करते हो कैश इनफ्लोस को, आउटफ्लोस को, जल्दी कलेक्शंस और स्मार्ट पेमेंट्स होती हैं, कैश फ्लो फोरकास्टिंग की जाती है, फ्यूचर कैश नीड्स का एस्टिमेट होता है। ये कैश कन्वर्जन साइकिल, ट्रिपल सी यानी टाइम जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट होने में लगता है उसको देखा जाता है। अब एक आता है मिलर ओआरआर मॉडल। देखो ये एक कैश मैनेजमेंट मॉडल है जो कंपनी को ऑप्टिमल कैश बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पर्पस ये है, मिनिमाइज करता है एक्सेस कैश होल्डिंग कॉस्ट को, जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, और कैश शॉर्टेज कॉस्ट यानी जो आप इमरजेंसी में बोरो करते हैं उस कॉस्ट को ये मिनिमाइज करता है। ये इसके काम को देखें तो नंबर वन है टारगेट कैश बैलेंस, आइडियल कैश लेवल जो कंपनी रखती है ये वो होता है। सेकंड, अपर कंट्रोल लिमिट, जब कैश इससे ज्यादा हो उसको इन्वेस्ट कर दो या इन चाहे शॉर्ट टर्म में ही उसकी इन्वेस्टमेंट कर दो। जब थर्ड आती है लोअर कंट्रोल लिमिट, जब कैश इससे कम हो, बोरो या सिक्योरिटीज आपको सेल करनी पड़ेगी, या तो पैसा बोरो करना पड़ेगा या सिक्योरिटीज को सेल करना पड़ेगा। अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, जो टारगेट कैश बैलेंस है दैट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट टाइम्स वेरिएंस ऑफ कैश फ्लोज डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स इंटरेस्ट रेज्ड टू 1/3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस 3 टाइम्स टारगेट कैश बैलेंस माइनस लोअर लिमिट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका जो मिलर ओआरआर मॉडल में यूज होता है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, डायनामिक कैश मैनेजमेंट होती है फॉर वोलेटाइल कैश फ्लोज के लिए, बैलेंस कॉस्ट और लिक्विडिटी, यानी ये कॉस्ट और लिक्विडिटी को बैलेंस करता है।
लिमिटेशंस की बात करें, अज्यूम्स प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोस वोलेटिलिटी, जो रियल वर्ल्ड में बहुत टफ है चीज, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं स्मॉल फर्म्स के लिए, दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ मिलर ओआरआर मॉडल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का गोल है सफिशिएंट इन्वेंट्री रखना ताकि कस्टमर डिमांड मीट हो, लेकिन एक्सेस इन्वेंट्री अवॉइड करना ताकि कैरिंग कॉस्ट कम हो। कैरिंग कॉस्ट बेसिकली आपकी स्टोरेज ऑब्सोलेंस की कॉस्ट होती है, इसमें आप इन्वेंट्री टर्नओवर आती है, यानी कितनी बार इन्वेंट्री सेल होती है एनुअली, जस्ट इन टाइम, डिमांड ड्रिवन स्टॉक मैनेजमेंट आता है, कंट्रोल टेक्निक्स में एबीसी, एफएसएनडी, वेद एनालिसिस, ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जस्ट इन टाइम। मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स जस्ट अ फ्यू आवर्स बिफोर यूज मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे आते हैं, ठीक है। पर्पस ये है, इससे मिनिमाइज होती है होल्डिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री के लेवल्स मेंटेन किए जाते हैं। सेकंड आता है एबीसी एनालिसिस, इन्वेंट्री आइटम्स को वैल्यू ऑफ यूसेज के बेसिस पे क्लासिफाई करता है ये एनालिसिस। ए आइटम्स हाई वैल्यू होती हैं बट लो क्वांटिटी होंगी, लाइक 70% वैल्यू 10% आइटम्स। बी आइटम्स मॉडरेट वैल्यू मॉडरेट क्वांटिटी। सी आइटम्स लो वैल्यू होंगी, हाई इन क्वांटिटी होंगी। इसका पर्पस है हाई वैल्यू आइटम्स पे टाइट कंट्रोल और जो लो वैल्यू पे है उन पे रिलैक्स्ड कंट्रोल होगा। अब नेक्स्ट आता है FSND एनालिसिस, आइटम को यूसेज रेट के डिसेंडिंग ऑर्डर में कैटेगराइज करता है। F फॉर फास्ट मूविंग जो हाई डिमांड में है, स्लो मूविंग यानी फॉर S मॉडरेट डिमांड है इनकी, नॉन मूविंग लो या बिल्कुल नो डिमांड है इनकी, जो D है डेड है बिल्कुल ऑब्सोलेट हो चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है वेद एनालिसिस, आइटम्स को क्रिटिकलिटी के बेसिस पे डिवाइड करता है। V फॉर वाइटल, क्रिटिकल है ऑपरेशंस के लिए ये आइटम्स, इसेंशियल E के लिए, इंपॉर्टेंट है बट रिप्लेसेबल है, D डिजायरेबल, ये बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रीऑर्डर लेवल, ये वो इन्वेंट्री लेवल है जहां न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि स्टॉक आउट अवॉइड किए जा सके। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू एवरेज डेली यूसेज मल्टीप्लाइड बाय लेड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये क्रेडिट सेल को मैनेज करता है ताकि सेल्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो। इसमें आपकी क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट टर्म्स और लिमिट सेट करना, मॉनिटरिंग पेमेंट्स, कस्टमर पेमेंट बिहेवियर को ट्रैक करना, कलेक्शन पीरियड, टाइम टू कलेक्ट रिसीवेबल मिनिमाइज करना, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। फोर्थ आता है अकाउंट पेबल मैनेजमेंट। व्हाट इज अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, ये सप्लायर पेमेंट्स को ऑप्टिमाइज करता है ताकि क्रेडिट पीरियड मैक्सिमाइज हो और अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स का फायदा उठाया जा सके। गोल है कैश कन्वर्जन साइकिल को रिड्यूस करना विदाउट हार्मिंग सप्लायर रिलेशंस, ठीक है। फिफ्थ आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। व्हाट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स को अरेंज करना, जैसे बैंक लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट या ट्रेड क्रेडिट यूज होते हैं, ठीक है जी। गोल ये है कॉस्ट इफेक्टिव और लो रिस्क फाइनेंसिंग को चूज करना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन है, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल। देखो, जब करंट लायबिलिटीज करंट एसेट से ज्यादा होती हैं, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल होती है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज फिक्स्ड एसेट्स के लिए किया गया है जो रिस्की है। शॉर्ट टर्म फंड्स में बेसिकली आपकी लायबिलिटीज होगी और जो फिक्स्ड एसेट है ये बेसिकली लॉन्ग टर्म होंगे। अब आगे अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, रूल्स फॉर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नंबर 1, इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट बढ़ने से वर्किंग कैपिटल बढ़ती है क्योंकि ज्यादा लिक्विड फंड्स अवेलेबल होते हैं। करंट एसेट लाइक जैसे आपके कैश, रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री, अगर एग्जांपल दूं, इन्वेंट्री 100 करोड़ से 120 करोड़ हो जाए, वर्किंग कैपिटल 20 करोड़ से बढ़ जाएगी। सेकंड आता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल। करंट लायबिलिटी बढ़ने से वर्किंग कैपिटल कम होती है क्योंकि ज्यादा फंड ऑब्लिगेशंस के लिए चाहिए। अब आपकी करंट लायबिलिटीज में पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स आपके आ जाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पेबल्स 50 करोड़ से 70 करोड़ हो गए, वर्किंग कैपिटल 20 करोड़ से कम होती है, ठीक है जी। अगेन एक आगे चलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अग्रेसिव अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल। ये एक स्ट्रेटजी है जहां कंपनी अपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल का एक हिस्सा शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से फंड करती है, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग मतलब लोन से, ट्रेड क्रेडिट के यूज के थ्रू। गोल इसका सिंपल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को मिनिमाइज करके इंटरेस्ट कॉस्ट कम करना और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना। अब बेसिकली जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है ये कॉस्टली होती है आपके लिए।
अगर रिस्क की बात करें, शॉर्ट टर्म फंड्स वॉलेटाइल होते हैं, सो लिक्विडिटी रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है ट्रेड ऑफ प्लान। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये भी। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी रिस्क के बीच ट्रेड ऑफ करती है। लॉजिक बड़ा सिंपल है, इनफ लिक्विडिटी रखो ताकि ऑपरेशन स्मूथ रहे, बट एक्सेस वर्किंग कैपिटल अवॉइड करो, यानी ये आपके लिए कॉस्टली होगी। अब आते हैं फैक्टर्स जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ बिजनेस। रिटेल वर्सेस सर्विस, अलग नीड्स हैं दोनों की। रिटेल में हाई इन्वेंट्री चाहिए, सर्विसेज में लो इन्वेंट्री चाहिए, सो ये चीज वर्किंग कैपिटल पे इंपैक्ट डालेगी। सेकंड आता है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ऑटोमेटेड प्लांट्स कम इन्वेंट्री रखते हैं फॉर एग्जांपल। थर्ड, क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट क्रेडिट टर्म्स ज्यादा रिसीवेबल्स क्रिएट करती है, सो अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होगी। फोर्थ, मार्केट और डिमांड कंडीशन। वोलेटाइल डिमांड ज्यादा सेफ्टी स्टॉक को मांगती है, अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल नीड्स डिफरेंशिएट करेंगी। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, डिविडेंड डिसीजन एक कंपनी का वो क्रिटिकल कॉल है जो डिसाइड करता है कि प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर के साथ शेयर करना है या री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन करना है। ये डिसीजन कंपनी के शेयर होल्डर्स वैल्यू, ग्रोथ प्लान्स और मार्केट परसेप्शन को अफेक्ट करता है। कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं डिविडेंड डिसीजन के। नंबर वन आता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड, कितना प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में देना है। टाइमिंग आती है, क्वार्टरली देना है, एनुअली देना है या इरेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स देनी है। थर्ड आता है रिटेंशन, कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करना है और फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब एक इसमें मेन थियरी आती है जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी, मोदिगिलानी और मिलर अप्रोच। मोदिगिलानी और मिलर के मुताबिक परफेक्ट मार्केट कंडीशन में डिविडेंड पॉलिसी का कंपनी की वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। लॉजिक ये है, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड या कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शेयर्स बेचकर या री इन्वेस्टिंग डिविडेंड से अपने डिजायर्ड कैश फ्लोस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसके अगर इम्प्लीकेशन देखें, कंपनी की वैल्यू उसके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पे डिपेंड करती है, ना कि डिविडेंड पॉलिसी पे। ठीक है। अब जो ये आपको मोतीलाल मिलर डिविडेंड इररेलेवेंस की कुछ असम्पशंस है। नंबर वन, इन्वेस्टर्स फोरकास्ट प्राइसेस एंड डिविडेंड्स विद सर्टेनिटी। परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स के पास। सेकंड, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नहीं बदलती। थर्ड, नो टैक्सेस, डिविडेंड या कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं होता। चौथा, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, रेशनल इन्वेस्टर्स है, कोई बोरिंग और लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एमएम हाइपोथेसिस ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंस। देखो, एमएम का दूसरा थ्योरी कहता है कि परफेक्ट मार्केट में कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। यानी एक बार दोबारा से सुनो, एमएम का जो दूसरा थ्योरी है ये सिंपल यही कहता है कि परफेक्ट मार्केट्स में कैपिटल स्ट्रक्चर का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं होता। अब जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है ये डेट इक्विटी का मिक्स होता है, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये WACC है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे जो लॉजिक है, देखो, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कांस्टेंट रहता है क्योंकि डेट का लो कॉस्ट इक्विटी के हाई कॉस्ट को बैलेंस कर देता है। ठीक है जी। अब इसकी कुछ असम्पशंस हैं। नंबर वन, परफेक्ट कैपिटल मार्केट, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, ना मार्केट इम्परफेक्शंस है। सेकंड आता है एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, कोई कॉर्पोरेट और कोई पर्सनल टैक्स है ही नहीं। तीसरा, फुल डिविडेंड पे आउट, जितने भी अर्निंग्स डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है। चौथा, सेम EBIT एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर से सेम असम्पशंस अबाउट फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी इन्वेस्टर्स की जो असम्पशंस है वो बिल्कुल सेम है। अब कुछ बेसिक एमएम अप्रोच के प्रेमाइसिस हैं। नंबर वन आता है एफिशिएंट कैपिटल मार्केट, प्राइसेस ऑल इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जो प्राइसेस है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करते हैं, नो एक्सेस रिटर्न्स पॉसिबल। ठीक है। सेकंड आता है इन्वेस्टर रेशनैलिटी, इन्वेस्टर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए रेशनल डिसीजंस लेते हैं। थर्ड है 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, कोई रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं, सारे के सारे प्रॉफिट्स डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब वर्किंग कैपिटल और डिविडेंड डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डिविडेंड डिसीजन एक कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को के दो क्रिटिकल पिलर्स हैं।
वर्किंग कैपिटल इंश्योर लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब टूल्स लाइक मिलर ओआरआर मॉडल, जीआईटी और एबीसी बेस्ड एनालिसिस कैश और इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करते हैं। अग्रेसिव अप्रोच कॉस्ट कम करती है बट रिस्की है, जबकि जो ट्रेड ऑफ प्लान है वो बैलेंस देता है। ठीक है, ये मैं आपको सारा कुछ ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इनके मीनिंग्स मैंने बता दिए हैं। और जो डिविडेंड डिसीजन है, एमएम थ्योरी कहती है डिविडेंड्स इररेलेवेंट हैं इन परफेक्ट मार्केट, लेकिन रियल वर्ल्ड में टैक्सेस, इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस और ग्रोथ नीड्स डिविडेंड पॉलिसीज को शेप करते हैं। ठीक है, यानी जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है कंपनी को डेली ऑपरेशंस के लिए फ्यूल देता है, जबकि जो डिविडेंड डिसीजन है शेयर होल्डर्स और ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाता है। कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, रिसीवेबल्स और पेएबल्स लिक्विडिटी और एफिशिएंसी को इंश्योर करते हैं। वही कैश मैनेजमेंट में मिलर ओआरआर मॉडल हो गया, इन्वेंट्री कंट्रोल में जस्ट इन टाइम एबीसी एंड वेद एनालिसिस हो गया। अग्रेसिव अप्रोच और ट्रेड ऑफ प्लान फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी को शेप करते हैं। जो आपकी एमएम थ्योरी मैंने बताई है वो कहती है डिविडेंड्स और कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट हैं परफेक्ट मार्केट्स में, लेकिन रियल वर्ल्ड में टैक्सेस और रिस्क मैटर करते हैं। ठीक है, सो इसको आगे चलते हैं, ये आपको ऑलरेडी अच्छे से समझ आ गया होगा, होप सो। अब अगेन डिविडेंड पॉलिसी को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया एक कंपनी का वो क्रिटिकल डिसीजन है जो डिसाइड करता है कि उसके प्रॉफिट्स का कितना हिस्सा डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को देना है और कितना री इन्वेस्टमेंट के लिए रिटेन करना है। ये एक डेलिकेट बैलेंस है, ज्यादा डिविडेंड से शेयर होल्डर्स खुश होते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए फंड्स कम पड़ सकते हैं। कम डिविडेंड से ग्रोथ तो हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टर्स नाराज हो सकते हैं। डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी कहती है डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की वैल्यू और शेयर होल्डर की वेल्थ पे डायरेक्ट इंपैक्ट डालती है। अनलाइक मोदी गिलानी मिलर का इररेलेवेंस थ्योरी जो परफेक्ट मार्केट में डिविडेंड को इररेलेवेंट मानती है। हम डिविडेंड सिग्नलिंग, बर्ड इन द हैंड और रेसिडुअल थ्योरी को एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही गॉर्डन्स मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल से स्टॉक वैल्यूएशन और ऑप्टिमल पे आउट रेशियो समझेंगे, जो अब हम करने जा रहे हैं। डिविडेंड पॉलिसीज जैसे रेजिडुअल, स्टेबल, स्मूथिंग और ड्रिप्स कंपनीज के डिविडेंड स्ट्रेटजीज को शेप करती है। अब देखते हैं डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी, इसमें सिग्नलिंग, बर्ड इन हैंड, रेजिडुअल, अगेन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिविडेंड मॉडल्स में गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल, डिविडेंड पॉलिसी में रेजिडुअल, स्टेबल, स्मूथिंग और ड्रिप्स को करने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज क्या किसे देखो, जो डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज है वो कहती हैं कि डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी की वैल्यू और शेयर होल्डर की वेल्थ को अफेक्ट करती है। ये मोदी गिलानी मिलर के इररेलेवेंस थ्योरी की ऑपोजिट है, जो परफेक्ट मार्केट में डिविडेंड को इररेलेवेंट मानती है। रियल वर्ल्ड में टैक्सेस, इंफॉर्मेशन असिमेट्री और इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस की वजह से डिविडेंड्स मैटर करते हैं। अब तीन मेजर रेलेवेंस थ्योरी को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे। नंबर 1 डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी, बर्ड इन द हैंड थ्योरी और रेसिडुअल थ्योरी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी। व्हाट इज डिविडेंड सिग्नलिंग थ्योरी? अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये थ्योरी कहती है कि मैनेजमेंट के डिविडेंड डिसीजंस मार्केट को कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, डिविडेंड इंक्रीज होता है जब कंपनी डिविडेंड्स बढ़ाती है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि मैनेजमेंट को कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी पे कॉन्फिडेंस है। इससे स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है क्योंकि इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। सेकेंड आता है डिविडेंड डिक्रीज या ओमिशन से, यानी अगर डिविडेंड कम होते हैं या बंद हो जाते हैं, ये नेगेटिव सिग्नल है, सजेस्टिंग फाइनेंशियल ट्रबल या वीक प्रोस्पेक्ट्स है फ्यूचर में। स्टॉक प्राइस इससे गिर सकता है। अब ये चीज काम कैसे करती है? इन्वेस्टर्स कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन तक डायरेक्ट एसेस नहीं रखते, उनके पास ये डायरेक्ट एसेस नहीं है। सो डिविडेंड चेंजेस एक प्रॉक्सी बनता है मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस का। अब आपकी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है ये लाइक आपके जो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग होगी। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, एक कंपनी अपना डिविडेंड ₹10 पर शेयर से ₹15 पर शेयर करती है, मार्केट इसको पॉजिटिव सिग्नल मानती है, स्टॉक प्राइस 10% से बढ़ जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें, अलाइन करती है मैनेजमेंट और इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन के साथ, इंफॉर्मेशन असिमेट्री को रिड्यूस करती है। अगर मैं आपको लिमिटेशंस की बात बताऊं, फॉल्स सिग्नल पॉसिबल है, इसमें कंपनी डेट लेकर डिविडेंड दे सकती है, कहीं ना कहीं मार्केट ओवर रिएक्शन मिल जाएगी आपको, हो सकती है मार्केट में ओवर रिएक्शन। नेक्स्ट आती है बर्ड इन द हैंड थ्योरी। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये थ्योरी कहती है कि इन्वेस्टर्स करंट डिविडेंड को ज्यादा वैल्यू देते हैं कंपेयर टू अनसर्टेन फ्यूचर कैपिटल गेन्स।
लॉजिक बड़ा सिंपल है, डिविडेंड सर्टेन कैश फ्लोस होते हैं जो इन्वेस्टर्स अभी री इन्वेस्ट कर सकते हैं या पर्सनल नीड्स के लिए यूज कर सकते हैं। फ्यूचर कैपिटल गेन्स रिस्की होते हैं क्योंकि स्टॉक प्राइस मार्केट कंडीशंस पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, ठीक है जी। इम्प्लीकेशन बड़ी सिंपल है, हायर डिविडेंड पे आउट स्टॉक की वैल्यू बढ़ाते हैं क्योंकि इन्वेस्टर लोअर रिस्क के लिए प्रीमियम देते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है, इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं, सो बर्ड इन हैंड दूसरे बर्ड्स इन दी बुश से बेटर लगती है, यानी जो बर्ड इन हैंड मतलब जो डिविडेंड है आपका वो दूसरे बर्ड्स इन बुश यानी जो कैपिटल गेन्स है उससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। हाई डिविडेंड्स कंपनी को डिसिप्लिन रखते हैं, फोर्सिंग एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन, ठीक है। अगर एग्जांपल दूं, एक कंपनी 5% डिविडेंड यील्ड देती है, वही दूसरी जो 2% देती है, इन्वेस्टर पहली कंपनी को प्रेफर करते हैं क्योंकि कैश फ्लो सर्टेन है, ठीक है। अगर एडवांटेजेस की बात करें, अपील्स टू इनकम सीकिंग इन्वेस्टर, यानी नंबर फर्स्ट एडवांटेज जो आपके रिटायरीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, वो इनको ये अट्रैक्ट होती है, इनहैंस करती है स्टॉक अट्रैक्टिवनेस इन वोलेटाइल मार्केट्स। लिमिटेशंस की बात करें तो हाई डिविडेंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कहीं ना कहीं लिमिट कर सकती है, टैक्स इंप्लीकेशंस को इग्नोर करती है, डिविडेंड टैक्स होते हैं, कैपिटल गेन्स डेफरेबल होते हैं, ये चीज को आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, तीसरी थ्योरी आती है रेसिडुअल थ्योरी। रेसिडुअल थ्योरी कहती है कि कंपनी को पहले अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए बाय एक्सेप्टिंग ऑल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स। डिविडेंड सिर्फ तब पे किए जाएं जब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट के बाद रेसिडुअल अर्निंग्स बचते हैं, रेसिडुअल मतलब लेफ्ट ओवर। लॉजिक यही है, कंपनी का प्राइमरी गोल फर्म वैल्यू मैक्सिमाइज करना है थ्रू हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड सेकेंडरी है, सिर्फ एक्सेस फंड्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इम्प्लीकेशन यही है, डिविडेंड पे आउट वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की नीड्स पे। अब ये काम कैसे करती है चीज, कंपनी पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स फंड करती है, जो प्रॉफिट्स बचते हैं वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कोई फिक्स्ड पे आउट रेशियो नहीं है, डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं कि एक कंपनी के पास 100 करोड़ प्रॉफिट्स है, 80 करोड़ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है, बचा जो 20 करोड़ के रूप में उसको डिविडेंड दे देती है, ठीक है। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, प्रायोरिटाइज वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट, यानी वैल्यू क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी मिलती है, फ्लेक्सिबल डिविडेंड पॉलिसी है जो ग्रोथ नीड के साथ अलाइन करती है। अगर लिमिटेशंस की बात करें, वेरिएबल डिविडेंड है, इन्वेस्टर्स को अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं देते हैं, लो डिविडेंड से स्टॉक लेस अट्रैक्टिव हो सकता है फॉर इनकम इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज। देखो, डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज को प्रैक्टिकल बनाने के लिए गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल और वॉल्टर्स मॉडल स्टॉक वैल्यूएशन और ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी के लिए फ्रेमवर्क्स देते हैं। अब इनको हम डिटेल में समझ रहे हैं। नंबर 1, गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल। व्हाट इज गॉर्डन्स डिविडेंड मॉडल? देखो, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल एक स्टॉक वैल्यूएशन मेथड है जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे स्टॉक प्राइस को कैलकुलेट करता है। ये अज्यूम करता है कि डिविडेंड्स कांस्टेंट रेट से ग्रो करते हैं इंडेफिनिटली। अब बेसिकली जो आपका गॉर्डन ग्रोथ मॉडल, इसको आप डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के नाम से भी जान सकते हो, जो पेपर में पूछा जाता है। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस डिविडेंड ग्रोथ रेट। अब इसकी कुछ की असम्पशंस है। नंबर 1, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज ग्रेटर देन डिविडेंड ग्रोथ रेट, इंश्योर करती है सस्टेनेबल डिविडेंड्स और पॉजिटिव वैल्यूएशन है। सेकंड है परपेचुअलाइज, फर्म इंडेफिनिटली कैश फ्लोस और डिविडेंड्स को जनरेट करेगी आने वाले फ्यूचर में। थर्ड, कॉस्ट रिटेंशन रेशियो, प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग्स रिटेन फॉर रीइन्वेस्टमेंट फिक्स्ड रहती है, ठीक है जी, लीडिंग टू स्टेबल डिविडेंड ग्रोथ। अब ये चीज काम कैसे करती है? नंबर 1, नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, करंट डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस ग्रोथ रेट के साथ। सेकंड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपम से ही आपको पता चलता है। थर्ड, ग्रोथ रेट आता है, डिविडेंड ग्रोथ रेट। अब ये बेस्ड ऑन रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी ये होगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो, एक कंपनी का करंट डिविडेंड 10 पर शेयर का है, ग्रोथ रेट 5% का है और जो कॉस्ट है वो 10% है। सो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड 10 into 1 plus 0.05 दैट इज 10.5। स्टॉक प्राइस 10.5 को डिवाइड कर दो 0.10 माइनस 0.05 तो 210 रुपए स्टॉक का प्राइस आ जाएगा। अगर हम इसकी एडवांटेजेस की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडवांटेजेस एक तो सिंपल है, इंट्यूटिव स्टॉक वैल्यूएशन है,
सेकंड फोकस करती है डिविडेंड ग्रोथ पे, अपीलिंग टू इनकम इन्वेस्टर्स, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें, अज्यूम करती है कांस्टेंट ग्रोथ, जो रियल वर्ल्ड में बहुत रेयर चीज है। ओनली डिविडेंड पेइंग फर्म्स के लिए ही ये थियरी काम करती है। अब सेकंड आता है वॉल्टर्स डिविडेंड पॉलिसी। अब आता है व्हाट इज वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल कहता है कि डिविडेंड पॉलिसी फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करती है और ऑप्टिमल पे आउट रेशियो कंपनी के रिटेंशन रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। लॉजिक यही है, अगर फर्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ज्यादा अर्निंग्स रिटेन करो ताकि हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स को फंड कर सको, इससे फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। अगर तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट से कम है, ज्यादा डिविडेंड्स दो, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट से वैल्यू नहीं बढ़ेगी। फॉर्मूला बताऊं तो स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर प्लस अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। बेसिकली मतलब एक बार ही कॉस्ट ऑफ, पहले आरओआई को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करना है, फिर टोटल को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करना है। की इनसाइट्स कहूं तो अगर तो हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, लो आउट पे आउट रेशियो होगा, ग्रोथ मैक्सिमाइज करो, यानी इसमें आप ज्यादा रिटेन करो। अगर तो लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फर्म्स है, हाई पे आउट रेशियो होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो और अपनी जो डिस्ट्रक्शन वैल्यू डिस्ट्रक्शन है उसको अवॉइड करो। अगर एग्जांपल दूं, एक फर्म का ईपीएस 20 है, डिविडेंड 5 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, कॉस्ट 10% है, तो जो स्टॉक प्राइस आफ्टर सॉल्विंग वो 275 का होगा, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, लिंक करता है डिविडेंड पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ, फ्लेक्सिबल है ग्रोथ और मैच्योर फर्म्स के लिए, ठीक है जी। लिमिटेशंस की बात करें तो अज्यूम करता है कांस्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट को, जो डायनामिक मार्केट में ये चीज बहुत टफ है। इग्नोर करता है मार्केट परसेप्शंस को और सिग्नलिंग इफेक्ट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। देखो, डिविडेंड पॉलिसीज वो स्ट्रेटेजीज हैं जो कंपनीज अपने डिविडेंड पे आउट के लिए फॉलो करती हैं। ये पॉलिसीज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ नीड्स, कैश फ्लोज और शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करती है। अब इनमें कुछ मेजर पॉलिसीज आती हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जी। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नंबर फर्स्ट आती है रेजिडुअल पॉलिसी। कंपनी पहले अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और कैपिटल एक्सपेंडिचर नीड्स को फंड करती है, बचे हुए प्रॉफिट्स डिविडेंड्स के रूप में दे दिए जाते हैं। अब जो रेजिडुअल्स, जो आपके बचे हुए प्रॉफिट बेसिकली ये आपके रेजिडुअल्स होते हैं। लॉजिक बड़ा सिंपल है, प्रायोरिटाइज करो ग्रोथ और पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स को, डिविडेंड सेकेंडरी होते हैं इस पॉलिसी की अकॉर्डिंग। सेकंड आती है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी रेगुलर और प्रेडिक्टेबल डिविडेंड्स देती है, यूजुअली फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ अर्निंग या फिक्स्ड अमाउंट पर शेयर पे। लॉजिक बहुत सिंपल है, इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करो कंसिस्टेंट इनकम और स्टेबिलिटी, अपीलिंग टू रिस्क अवर शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। थर्ड है डिविडेंड स्मूथिंग। कंपनी डिविडेंड पेमेंट्स को स्मूथ करती है ताकि फ्लक्चुएशंस कम हो। लो अर्निंग ईयर्स में रिटेन्ड अर्निंग्स यूज करती है, हाई अर्निंग ईयर्स में एक्सेस सेव करती है, ठीक है। चौथी है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान यानी ड्रिप्स। शेयर होल्डर्स अपने डिविडेंड्स को कैश के बजाय कंपनी के एडिशनल शेयर्स में री इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लॉजिक यही है, ये चीज शेयर होल्डर्स ओनरशिप को इंक्रीज करती है और कंपनी के इक्विटी बेस को स्ट्रेंथन करती है। ये पूरा चारों ऑप्शंस आपको मैचिंग में आए थे। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक साइड उन्होंने पॉलिसी दे दी, दूसरे साइड डिस्क्रिप्शन दे दी, तो आपने मैच करके बताना था। अब आते हैं कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी। हाई प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड्स अलाउ करते हैं। जो सेकंड है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ फर्म्स लो डिविडेंड देती हैं उनको, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए। थर्ड कैश फ्लो नीड्स। अगर तो टाइट कैश फ्लोस है, डिविडेंड इससे लिमिटेड हो जाएंगे। फोर्थ है टैक्स कंसीडरेशन। डिविडेंड टैक्स होते हैं, इससे इन्वेस्टर की प्रेफरेंसेस पे इंपैक्ट पड़ता है। लास्ट आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंसेस। जो इनकम फोकस वर्सेस ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के रिलेटेड डिविडेंड डिसीजंस डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। अब देखो, अब जो आपके ये डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज हैं और पॉलिसी हैं, एक कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की कोर है। अगर मैं आपको बताऊं, जो सिग्नलिंग हमने ये सारी कर ली है, सिग्नलिंग थ्योरी है, ये डिविडेंड चेंजेस मार्केट को कंपनी की हेल्थ का सिग्नल देते हैं। यानी जो डिविडेंड चेंजेस आ रहे हैं वो मार्केट को कंपनी की हेल्थ का सिग्नल देते हैं, जिससे स्टॉक प्राइस इंपैक्ट होता है। बर्ड इन हैंड थ्योरी। इन्वेस्टर्स सर्टेन डिविडेंड्स प्रेफर करते हैं, इंक्रीजिंग, इससे जो स्टॉक की अट्रैक्टिवनेस है वो इंक्रीज होती है। रेजिडुअल थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं, डिविडेंड्स को फ्लेक्सिबल रखा जाता है। जो गॉर्डन मॉडल है, डिविडेंड ग्रोथ से स्टॉक वैल्यूएशन
यानी डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फोकस होता है इसमें। वॉल्टर मॉडल ऑप्टिमल पे आउट रेशियो का को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट से लिंक करता है ये जो मॉडल है। पॉलिसीज की बात करें, रेजिडुअल, स्टेबल, स्मूथिंग और ड्रिप शेयर होल्डर नीड्स और कंपनी के गोल्स को बैलेंस कहीं ना कहीं करते हैं। सो डिविडेंड पॉलिसी एक कंपनी की वैल्यू, शेयर होल्डर की वेल्थ और मार्केट परसेप्शन को शेप करती है। डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरीज जिसमें सिग्नलिंग, बर्ड इन हैंड और रेजिडुअल बताते हैं कि डिविडेंड मैटर करते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, सर्टेनिटी देते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज को बैलेंस करते हैं। गॉर्डन का मॉडल और वॉल्टर का मॉडल स्टॉक वैल्यूएशन और ऑप्टिमल पे आउट रेशियो के फ्रेमवर्क देता है। जो डिविडेंड पॉलिसीज हैं, रेजिडुअल, स्टेबल, स्मूथिंग और ड्रिप्स, कंपनी को फ्लेक्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करती हैं। सो ये था आज का कंप्लीट टॉपिक। होप सो आपको सारा डिविडेंड के रिलेटेड अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपको यूनिट अपना पेपर 2 का यूनिट 1 से 10 तक कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स के यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। सो डू वॉच द क्लासेस को देखो, नोट्स बनाओ और इससे क्या होगा, आपकी जो प्रेपरेशन है इतनी स्ट्रांग होगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप अपना जीआरएफ प्लस यूजीसी नेट के पेपर को क्रैक ऑन कर लोगे। सो मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।